गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। सीटेट 2022 भाग 1 में हिंदी है। हिंदी 91 से लेकर 120 प्रश्न संख्या तक रहती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हिंदी ऐसी चीज़ है जहाँ से आपका पूरे 30 के 30 नंबर मिल सकते हैं बिना कोई गलती के, ठीक ना। बिना कोई गलती के 30 के 30 नंबर आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत ही आसान सी चीज़ है। सबसे पहले जो पहला आता है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए, ठीक ना। एक पद्यांश है, ठीक ना। जैसे गंगा, पढ़ के बता देते हैं। गंगा का डॉल्फिन मौसम के अनुसार प्रवास करती है। यह मानसून के मौसम में नदियों में ऊपर की ओर चढ़ती है तथा मुख्य नदी से इसकी सहायक नदियों में आ जाती है और वर्षा के समाप्त हो जाने पर नदियों में पानी कम हो जाता है, अतः यह मुख्य नदी में वापस लौट आती है। तो गंगा की नदियाँ अपनी चोंच जैसा लंबा थुथुन, ठीक ना, गंगा की जो डॉल्फिन है अपनी चोंच जैसा लंबा थुथुन पानी के बाहर निकालती है और पानी के भीतर ही तेज गति से तैरती हुई आगे बढ़ती है। यह स्तनपायी है तथा फेफड़ों से सांस लेती है, अतः इसे सांस लेने के लिए अपना थुथुन पानी के बाहर निकालना पड़ता है। सामान्यतः 30 सेकेंड और 120 सेकेंड के मध्य पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आती है और इसके सांस छोड़ने में शू शू की तेज आवाज़ आती है, इसलिए इसे सूस कहते हैं। यह पानी की सतह पर तैरते समय कभी कभी हवा में उछलती है और छपाक की आवाज़ करते हुए पानी की सतह पर गिरती है। इसके इस व्यवहार के अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह केवल हवा में उछल सकती है। सामान्य डॉल्फिन और बोतलनुमा नाक वाली डॉल्फिन के समान गंगा की डॉल्फिन करतब नहीं दिखा सकती है। तो ये जो गद्यांश है, ठीक ना, आपका इसी के अनुसार आपको नीचे वाले जवाब देना है। बहुत ही आसान है। जैसे गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन का प्रवास किसके अनुसार होता है, तो यहीं पे लिखा हुआ है मौसम के अनुसार होता है। गंगा की डॉल्फिन का नाम सूस क्यों है, क्योंकि यह सांस छोड़ने में सू और लेने में भी सू की आवाज़ निकालती है, इसलिए है। गंगा की डॉल्फिन मानसून के मौसम में क्या करती है, तो मुख्य नदी से सहायक नदियों की ओर चली जाती है, यहीं पे लिखा हुआ है। तो पद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन 30 सेकेंड और 120 सेकेंड के बीच पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आती है, क्योंकि यह फेफड़ों से सांस लेती है, ठीक ना। आपका जो यहाँ पे गद्यांश है, ठीक ना, उसी में सब कुछ है, उसी को पढ़िए, उसी से ये पूरा का पूरा सही हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, तो सत्य ये है कि गंगा की डॉल्फिन के सिवाय डॉल्फिन की अन्य प्रजातियां हवा में करतब दिखा सकती हैं, यह सत्य है। तो सतह पर तैरते समय कभी कभी हवा में उछलती है। तो वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तो इसे बोलते हैं पुनरुक्त शब्द। कभी कभी क्या है, पुनरुक्त शब्द है, ठीक ना। ये कुछ ग्रामर के, हिंदी ग्रामर के चीज़ें हैं, उसे आपको ठीक याद रखना होगा। हिंदी व्याकरण, ठीक ना, इसे देखना बहुत जरूरी है। इसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर मैं कराऊंगा। आगे देखिएगा, इनमें से गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यहाँ पर्यायवाची व्याकरण में ही आया, पर्यायवाची शब्द आया, ठीक ना। अब आगे हम लोग देखेंगे कि गंगा का पर्यायवाची शब्द भागीरथी है। पानी के भीतर ही तेज गति से तैरती हुई आगे बढ़ती है। रेखांकित शब्द जो ही है क्या है, तो ये एक व्याकरण में होता है निपात, ठीक ना। क्लास में इसकी चर्चा करेंगे, निपात क्या होता है, ठीक ना। ये चीज़ें, ज्ञात का विलोम शब्द क्या है, तो यहाँ विलोम से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सब व्याकरण के हिस्से हैं, ठीक ना। अब आगे देखेंगे कि ज्ञात का विलोम शब्द अज्ञात होता है। तो अगला है, पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सबसे सटीक विकल्प का चयन कीजिए। इससे पहले पहला जो था गद्यांश, एक और है पद्यांश। तो यहाँ गद्यांश भी है और पद्यांश भी है, दोनों से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह जो छोटी सी दुनिया हमें मिली है, सच है, सुंदर है और असहाय भी। यही संभाले नहीं संभलती है, यही भरी है इतने हर्ष से, यही द्रवित है इतनी विषाद से। अपने बगल में टुकुर टुकुर ताकती गिलहरी से कहा फूल ने, एक बुढ़िया अपनी गुदड़ी से निकालकर एक तोता खाया फल अपने नातिन को देते हुए यही बोली। अब इसमें देखेंगे कि पद्यांश के अनुसार दुनिया कैसी नहीं है। पद्यांश के अनुसार दुनिया सुंदर, छोटी
असहाय है, सहाय नहीं है। तो यहीं पे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक ना, कि यह जो छोटी दुनिया हमें मिली है सच है, सुंदर है, असहाय है। तो इसमें देख लेना है कि कौन सा नहीं है। दुनिया को असहाय क्यों कहा गया है? तो दुखों के कारण कहा गया है। दुनिया के सच और सुंदर और असहाय होने की बात किसने किससे कही? तो नानी ने नातिन से कही है। किन शब्दों के माध्यम से दुनिया के सुख दुख की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ हर्ष और विषाद के माध्यम से दुनिया के सुख दुख के संकेत किया गया है। टुकुर टुकुर का उदाहरण है। तो टुकुर टुकुर जो है पुनरुक्त शब्द युग्म का उदाहरण है, बार बार आ रहा है। सच का विलोम शब्द झूठ होता है। रियालिया यानी वास्तविक सामग्री से क्या तात्पर्य है? तो श्रवण गतिविधि के लिए शिक्षार्थियों को मानस मंथन करने के अवसर देने हेतु खिलौनों, चित्र, चित्रकारी जैसे वस्तुओं का जब प्रयोग किया जाता है तो उसे रियालिया कहा जाता है। अगला है दक्षता आधारित भाषा आकलन का उद्देश्य क्या है? ठीक ना। तो देखिए, दक्षता आधारित शिक्षार्थियों को सामाजिक पेशेवर स्थितियों में भाषा का प्रयोग करने योग्य बनाना। ये हिंदी के कुछ बीएड वाले हैं, कॉन्सेप्ट वाले। निम्नलिखित में से कौन से दो विद्यालय आधारित आकलन के मुख्य उद्देश्य हैं? तो विद्यालय आधारित आकलन के दो मुख्य उद्देश्य हैं। यह अध्यापक और शिक्षार्थियों की स्वायत्तता को समुन्नत करता है और साथ ही साथ यह विद्यालय को अपने ही स्तर पर योजना बनाने का अवसर देता है। तो लेखन की प्रक्रिया आधारित उपागम से शिक्षार्थियों को किस तरह की मदद मिलती है? तो शिक्षार्थी को अच्छा लेख लिखने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षार्थी विमर्श में किस विषय को सुनते समय उस पर स्कीमा सृजित करने के मुख्य बुनियों को प्रयोग में करती है और निष्कर्ष निकालती है? तो वह श्रवण युक्ति का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ बॉटम अप युक्ति से संबंधित है। वे शब्द क्या कहलाते हैं जिनसे हम विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करने के लिए सीखा है? तो सक्रिय शब्द संपदा कहते हैं। कुछ हिंदी के कॉन्सेप्ट बेस हैं। निम्नलिखित में कौन से काव्य का अंग नहीं है? तो काव्य का जो अंग है उपमा अलंकार होता है, रूपक होता है, ठीक ना, बिंब होता है, लेकिन सराहना नहीं होती है। अपने पिता के स्थानांतरण के कारण सुमिछांग कोहिमा से मैसूर आई। अपने इस स्थान की भाषा कन्नड़ बहुत अच्छी तरह से सीख ली। आप इस स्थिति को किस रूप में वर्णित करेंगे? ये भाषा अर्जन है, सीखिए, अर्जित की है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल के बारे में सही नहीं है? तो अधिगम प्रतिफल अधिगम उद्देश्य के अनुसार होने चाहिए। कौन सा भाषा अधिगम के लिए एक आदर्श क्रियाकलाप की तरह अधिमान्य नहीं है? तो व्याकरणिक रूप एवं प्रतिमानों का अभ्यास करना ये नहीं है। भाषा अर्जन के संदर्भ में सहजता से क्या तात्पर्य है? तो मनुष्य की भाषा बोलने की जो स्वाभाविक योग्यता है इससे संबंधित है। ट्रांसलैंग्वेजिंग से आशय है कि शिक्षार्थियों को विषय वस्तु और भाषा सिखाने के लिए उसकी भाषा का प्रयोग करना। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या स्थान? तो हिंदी को कार्यालयी भाषा का स्थान दिया गया है। राघव जिस किसी जमीन की स्थिति, उसका नंबर जानने के लिए जमीन से संबंधित दस्तावेज पढ़ता है, इस तरह के पठन को स्कैनिंग यानी बारीकी से पढ़ना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं है? तो इसमें पहली कक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ये नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ पे कुछ अन्य प्रश्नों को चर्चा करते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 106 से, जैसे एक आई थी रियालिया नहीं वास्तविक सामग्री से तात्पर्य श्रवण गतिविधि के शिक्षार्थियों के मानस मंथन करने के अवसर देने हेतु खिलौने, चित्र, चित्रकारी वस्तुओं का प्रयोग करना है। ठीक ना। रियालिया वास्तविक जीवन की वस्तुएं हैं जिनका उपयोग शिक्षक द्वारा अन्य सांस्कृतिक वास्तविक जीवन स्थितियों के बारे में छात्रों की समझ में सुधार या शिक्षकों के द्वारा किया गया। चलिए आज के लिए इतना ही, और हिंदी के लिए अगला वीडियो बना देंगे। पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।